बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पर ऑक्सीसोम्स और उससे बाद वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली टेस्ट, फिर आपसे 1-on-1 वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कॉन्वर्सेशन होगी जिसमें हम आपके सवाल लेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। पर ऑक्सीसोम्स, इस पे बात करने से पहले मैं एक और बात आपसे शेयर करूं कि सेल डिस्कवर हुआ था 1665 में, लेकिन उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो उस वक़्त डिस्कवर नहीं हुए थे। इवन रॉबर्ट हुक को न्यूक्लियस तक का पता नहीं था कि सेल में न्यूक्लियस होता है। वो तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो सेल की डिस्कवरी के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ या ये दूसरे जो पार्ट्स हैं सेल के, ये आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कवर किए गए। मसलन 1898 में गोल्जाई ने गोल्जाई कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया था। तो सेल के कुछ पार्ट्स पहले डिस्कवर हुए थे, फिर उसके बाद डिस्कवर हुए। तो ये पर ऑक्सीसोम्स हैं, ये हार्डली कोई 20 ईयर्स पहले की कहानी है। उससे पहले ये डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये क्या काम करते हैं इसका भी पता नहीं था। लेकिन जब पता चला कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में परऑक्सीसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, तो इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि परऑक्सीसोम्स के अंदर बाज़ किताबों के मुताबिक 60 और कुछ किताबों के मुताबिक 62 एंजाइम्स होती हैं, और आपकी किताब में एंजाइम्स की तादाद मेंशन नहीं है। तो परऑक्सीसोम्स आर रिच इन वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स, जिनका काम है टू मेटाबोलाइज द अल्कोहल, और दूसरा काम है टू कन्वर्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखें, इस पे बात हो जाए कि आप पानी पीते हैं तो एंड प्रोडक्ट आपकी पेशाब होती है। आप खाना खाते हैं तो फीसिस उसकी एंड प्रोडक्ट है। आप मेडिसिन लेते हैं तो उसकी भी कोई एंड प्रोडक्ट होगी, तो वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, और सेल में अगर ये जमा होते रहे तो सेल को नुकसान हो सकता है। तो परऑक्सीसोम्स की एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिग्रेड करती हैं, तोड़ती हैं, वरना इनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो सेल को और जिस जानदार का वो सेल है उसे काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो आइए हम परऑक्सीसोम्स के फंक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि प्लांट सेल में इनके फंक्शंस अलग हैं और एनिमल सेल में इसके फंक्शंस अलग हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ परऑक्सीसोम्स इन ह्यूमन लिवर। अब इंसान का जो लिवर है ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, ये स्टोरेज आर्गन है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट है। तो लिवर जो है मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है आपकी बॉडी में, और लिवर के अंदर सेल्स में जो परऑक्सीसोम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? दे ब्रेक डाउन द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स अगर ज़्यादा मिकदार में हैं तो ये उनको ब्रेक डाउन करेंगे। सेकंड, परऑक्सीसोम्स ब्रेक डाउन हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज़ ए पोटेंशियली डेंजरस प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यानी जब परऑक्सीसोम्स फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनके तोड़फोड़ से हाइड्रोजन परऑक्साइड का जहरीला मादा पैदा होता है, और इस जहरीले मादे के असर को ख़त्म करने के लिए परऑक्सीसोम फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ते हैं। अगर ये काम ना करें तो नुकसान हो सकता है। अच्छा, कैसे तोड़ते हैं? परऑक्सीसोम्स के अंदर कैटालेज एंजाइम होती है। चैप्टर 2 में हमने एंजाइम की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि नाम से जाहिर होता है कि एंजाइम काम क्या करेगी। कैटालाइज करने की वजह से इसको कैटालेज एंजाइम कहा जाता है। तो परऑक्सीसोम एक्सेसिव फैटी एसिड्स को डीजनरेट करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है।
और ये पोटेंशियली डेंजरस प्रोडक्ट है, तो इससे फिर मज़ीद डिजेनरेट करने के लिए कैटालेज एंजाइम की मदद ली जाती है। तो ये ज़बरदस्त काम है। अगर ये काम पेरोक्सिसोम्स ना करें या पार्शली करें, मसलन फैटी एसिड्स को तोड़े और बन जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ना तोड़े और इसकी मिकदार बढ़ती जाए ब्लड में, बढ़ती जाए ब्लड में, तो ये इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्सिसोम्स पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल की खामखा शिकायत करते हैं। याद रखिएगा, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल, ये 4 अलग किस्म के लिपिड्स हैं और इनकी बॉडी को ज़रूरत होती है। मसलन फैट सेल्स आर मेड अप ऑफ 50% फैट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बट इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है। हाँ, अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए, जैसे कि हम लोग जिस तरह का खाना लेते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जाता है बॉडी में, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उस वजह से नुकसानदाह होता है। अदरवाइज नेचुरली कोलेस्ट्रॉल नुकसानदाह नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने में ये पार्टिसिपेट करते हैं पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, जिसको बाइल साल्ट कहते हैं। आप जानते हैं कि लाइपेज एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, पहले उसकी इमल्सिफिकेशन चाहिए होती है, जो बाइल साल्ट की का काम है। बाइल साल्ट लिपिड को इमल्सिफाई करके स्मॉलर पार्टिकल्स में ले आते हैं, फिर उसको लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है। तो ये लिपिड जो हैं उसको डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में बाइल साल्ट बड़े अहम हैं। Peroxisomes also participate in the synthesis of lipids used to make the myelin. Now, myelin is a kind of lipid which is found around the axon part of neuron cell. This point we will cover in chapter number 13, chapter number 3 of your second year, that is control and coordination. तो myelin lipid जो है इसको synthesize करने में peroxisomes बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमारे बॉडी में अगर प्यूरिन बेसिस एक्सेस में चले जाएं तो ये उनको भी ब्रेक डाउन करते हैं। तो सो मेनी ब्यूटीफुल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय पेरोक्सिसोम्स। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है सेल का, और जब पेरोक्सिसोम्स डिस्कवर हुए थे तो उन्हीं दिनों में ग्लाइऑक्सिसोम्स भी डिस्कवर किए गए थे। और देयर इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजन, लेकिन मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये स्ट्रक्चर कहा जाता है कि प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, लेकिन लिटरेचर में कन्फ्यूजन है, इसलिए आई डू नॉट सपोर्ट एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट। में तो वो बात पढ़ाऊँगा जो किताब के अंदर है कि ग्लाइऑक्सिसोम्स they help in metabolism of the molecules which are involved in photosynthesis and respiration. Now photosynthesis एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। इस ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे पाथवेज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम्स रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी ग्लाइऑक्सिसोम्स की एंजाइम्स जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाने के लिए है, रिस्पायरेशन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए है, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्लांट सेल को एनर्जी का मॉलिक्यूल यानी एटीपी मिलेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं उनको मेटाबोलाइज करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम्स की एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड, ग्लाइऑक्सिसोम्स आल्सो ऑक्सीडाइज द फैटी एसिड्स, तो ये इनके काम हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन।
where cyto refers to cell, skeleton refers to internal framework। जैसे हम जानते हैं कि स्केलेटन 3 किस्म का होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हम इंसानों में 206 हड्डियों पर मुश्तमिल एक एंडोस्केलेटन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का एक शेप है। हड्डियां निकाल दो तो जैसे ज़मीन पे कागज़ गिर जाता है, हम भी ज़मीन पे वैसे ही गिर जाएंगे। तो हड्डियों ने हमें इस्तेकाम बख्शा हुआ है। तो यहाँ मैं आपसे एक और बात करूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है और उसके बाद अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टकराती क्यों नहीं है? ये वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। कुछ बच्चे कहते हैं इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। नो, इट्स नॉट लाइक द केस। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर आर स्ट्रेट लाइन्स which are responsible to maintain the shape of the cell। इस बिल्डिंग से हम सबक सीखते हैं। इस बिल्डिंग में फर्श और छत को एक दूसरे से परे रखने के लिए बीच में पिलर्स लगाए गए हैं। भले किसी को अच्छे ना लगते हों, लेकिन ये ज़रूरत है इस बिल्डिंग की। अगर इन्हें हटाया जाएगा तो छत ज़मीन पे आ जाएगी और मैं अगर बाहर निकल जाऊं तो बाकी जितने बंदे इस बिल्डिंग में अंदर होंगे सबका अच्छा खासा नुकसान होगा। तो जैसे किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को सपोर्ट दी जाती है, वैसे सेल को भी सपोर्ट होती है और उस सपोर्ट को हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और वो साइटोस्केलेटन असल में 3 तरह के होते हैं, जिनका डायामीटर 25 नैनोमीटर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। जिनका डायामीटर 7 नैनोमीटर है, ये माइक्रोफिलामेंट हैं। और जिनका डायामीटर 10 नैनोमीटर है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं। ये सबसे मोटे, ये उनसे कम मोटे और ये इन दोनों से कम मोटे। तो ये माइक्रोफिलामेंट सबसे पतला होता है, उससे ज़्यादा थिक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है और उससे ज़्यादा थिक माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो एक तो इनमें थिकनेस का डिफरेंस है, दूसरा इनमें जो प्रोटीन्स होती हैं उनका भी डिफरेंस है। मसलन इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, इसमें एक्टिन अभी पढ़ते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रेट लाइंस लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, और इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को हटा के रखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो अगर इनको निकाल दिया जाए तो सेल श्रिंक हो जाएगा, उसका शेप खराब हो जाएगा। साइटोस्केलेटन सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है सेल की। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, जैसे सूडोपोडियल लोकोमोशन, फ्लैजिलरी लोकोमोशन एंड सीलियरी लोकोमोशन। जब कोई जानदार लोकोमोशन करता है तो उसका सेल डीनेचर होता है, दोबारा उसको रीनेचर करने में इन साइटोस्केलेटन का बड़ा किरदार होता है। सबसे बड़ी बात है कि साइटोस्केलेटन सेल के शेप को मेंटेन रखता है और इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि यहाँ दिखाया गया है, तो इससे कंपेयर करते हैं माइक्रोफिलामेंट से, जो कि सबसे पतला है, दिखाया ये वाला। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर से हालो होते हैं, जैसे बांसुरी अंदर से हालो होती है, फूंक मारो तो उसमें से हवा निकलती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से हालो होते हैं, माइक्रोफिलामेंट अंदर से सॉलिड होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायामीटर 25 नैनोमीटर है, ये इससे कई गुना कम, 3 गुना से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 करें तो भी 25 से बड़ा है। तो थिकनेस में माइक्रोट्यूब्यूल थिक होते हैं, ये थिन होते हैं। असल कंसेप्ट जिसको आपसे सवाल किया जा सकता है, दैट इज़ अ प्रोटीन टाइप। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन है और माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन है।
बीच में रह जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये न 7 न 25, ये 8 से लेकर 11 नैनोमीटर साइज का होता है और रस्सी की तरह होता है और ये केराटिन प्रोटीन से बना होता है। तो इंटरमीडिएट में केराटिन और माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलिन। तो ये प्रोटीन का बड़ा फर्क होता है। आपके जो स्किन और हेयर्स को सेल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और ये सेल को अच्छी खासी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉमनली कॉल प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स। पहली बात तो ये कि इनका नाम राइबोसोम्स, सोम्स का मतलब होता है एनी स्ट्रक्चर। चूंकि राइबोसोम्स आरएनए के बने हुए हैं इसलिए इसको राइबोसोम्स कहा जाता है। बनते ये न्यूक्लियोलस में हैं, फिर वहाँ से निकलकर न्यूक्लियस में आते हैं, फिर न्यूक्लियोपोर से निकलकर ये साइटोप्लाज्म में आते हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। और इनमें 2 यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट और बिग यूनिट, और स्मॉलर यूनिट से अटैच होते हैं, बिग यूनिट इनका थोड़ा सा फ्री होता है। तो की फैक्ट्स ये हैं कि राइबोसोम्स आर नेम्ड राइबोसोम्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए और इनके बनने की जगह न्यूक्लियोलस है, वहाँ से फिर ये न्यूक्लियस में आते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हिस्सा लेते हैं। इन चैप्टर नंबर 2 वी स्टडीड दैट हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। उसमें बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है 2 मराहिल में, एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे को कहते हैं ट्रांसलेशन, और इसमें एक डीएनए और 3 तरह के आरएनएस इन्वॉल्व होते हैं। आप इस कंसेप्ट को चैप्टर नंबर 2 से जाके पढ़ सकते हैं। इन केस इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेफ्ट तो हम किस मर्ज की दवाएं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स इज द सेंट्रियोल्स। सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम भी हो सकता है और अगर 2 होंगे तो वो सेंट्रियोल्स होंगे। एक को सेंट्रोसोम कहा जाएगा, पर सेल में ज़रूरत 2 की होती है। तो जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो अगर एक है तो वो डिवाइड होकर 2 सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सेंट्रियोल्स जो हैं माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को गाइड करते हैं कि वो किस जानिब अरेंज हो जाएं ताकि इनको लॉन्गिट्यूडनली काटा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स को अगर आप काटें तो वो डिप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये माइटोसिस सेल डिवीजन में बनते हैं, ये मियोसिस सेल डिवीजन में बनते हैं, लेकिन इंटर चैप्टर नंबर 7 में एक तीसरी सेल डिवीजन भी है जिसको ए माइटोसिस कहते हैं। इन दैट सेल डिवीजन द सेल इज डायरेक्टली डिवाइडिंग विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। ये स्पाइंडल फाइबर्स हैं धागे, और सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल ये जो जाते हैं वो कंटिन्यूस हैं, और जो बीच में आके रुक जाएं ये डिसकंटिन्यूस हैं, और ये जो साइड पे आके खींच के रखें एक दूसरे से दूर तो ये एस्टर फाइबर्स हैं। तो सेंट्रियोल्स जो हैं माइटोसिस और मियोसिस की सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन याद रखें कि ये एनिमल सेल में होते हैं पर प्लांट सेल में नहीं होते। और प्लांट सेल अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स में से खास स्ट्रक्चर बनाता है विच इज कॉल्ड सेल प्लेट। तो सेल प्लेट प्लांट सेल में वही काम करती हैं जैसे एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मसलन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। मसलन प्लांट की वैक्यूल लाइसोसोम का भी काम करती है। इसी चैप्टर में वैक्यूल वाले टॉपिक में सेकंड लास्ट लाइन में पढ़िएगा, यही लिखा हुआ है कि समटाइम्स वैक्यूल्स वर्क एज अ लाइसोसोम बिकॉज प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते। तो ये सेल के अंदर होता है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर का काम करता है। तो
सेंट्रियोल्स सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं पर होते साइटोप्लाज्म में, और हायर प्लांट्स में ये नहीं होते और वहाँ पर सेल प्लेट से काम चलाया जाता है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9 प्लेट से बनते हैं। अब ये अगर आप गिने ना, ट्रिपलेट 9 प्लेट, ये 1 है, 2, ये 3, ये 4, ये टोटल 9 प्लेट्स हैं। इसको आप यहाँ गिन सकते हैं। चलो इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसको हम गिन चुके। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब अरेंज होंगे तो एक सेंट्रियोल बनेगा, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और सेल के डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम्स को गाइड करते हैं कि हाउ दे हैव टू बी अरेंज्ड एंड दे मे बी डिवाइडेड। सेल का लास्ट स्ट्रक्चर है वैक्यूल। नाउ वैक्यूल बड़ा दिलचस्प स्ट्रक्चर है सेल का। और क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोसिस में रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म कभी इधर से टकराता है, कभी इधर से टकराता है, तो इस कोलाइडिंग की वजह से यहाँ एयर बबल की तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट वी कॉल वैक्यूल। ये आप पहचान जाएं कि ये प्लांट सेल है, क्योंकि वैक्यूल ने बीच में घेरा डाला हुआ है और बेचारा न्यूक्लियस साइड पे है। अच्छा, वैक्यूल प्लांट सेल में परमानेंट होती हैं। इन एनिमल सेल दे आर नॉट परमानेंट, दे आर मेड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। सो लेट अस डिस्कस। हियर यू कैन सी दिस इज अ सेल। हमने इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देखा तो ये आपको वैक्यूल नज़र आ रही है, और ये साइड पे आपको छोटा सा नन्ना सा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। एनिमल सेल में एक तो होती है फूड वैक्यूल, ये देखें, और दूसरी होती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेट मी टेल यू हाउ दे आर मेड। ये फूड पार्टिकल्स जब इसको वेरामीशियम लेना चाहेगा तो अपने सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ के ये ग्रूव सा बना लेता है, और इसमें फूड आ जाता है। ये देखो फूड आ गया। फिर ये सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से जब काटेगा तो ये डिटेच हो जाएगी, तो ये बन जाएगी फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल में जो फूड है, इसको डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी लाइसोसोम्स की है। ये हम लाइसोसोम वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। द रीजन इज दैट लाइसोसोम्स आर रिच इन लाइसोजाइम एंजाइम, और लाइसोजाइम एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करती है। तो फूड वैक्यूल बनाई जाती है फूड को बाहर से अंदर लाने के लिए। अच्छा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है फिर उनको खारिज करने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। तो ये दोनों बनती हैं जब इनकी ज़रूरत होती है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, और प्लांट सेल में ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। सो वैक्यूल्स आर एक्चुअली एम्प्टी कैविटीज फिल्ड विथ एनी टाइप ऑफ फ्लूइड, लेकिन इसमें प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स नहीं होंगे। और इसकी जो वाल है वो रिजिड होती है, वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। इन एनिमल सेल दे आर नॉट परमानेंट, एंड इन प्लांट सेल दे आर परमानेंट। फंक्शंस, वैक्यूल्स को सेल का स्टोर हाउस कहा जाता है। जैसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो इसको स्टोर हाउस कहा जाता है। प्लांट इसमें अपना ठीक ठाक पानी और दूसरे सब्सटेंसेस स्टोर करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली स्टोर हाउस ऑफ द सेल। और इन प्लांट सेल बिकॉज लाइसोसोम्स आर लेकिंग, तो वैक्यूल क्या करती है, ये लाइसोसोम का काम करती है। यानी अगर किसी प्लांट पे किसी पैथोजन ने अटैक किया और प्लांट के पास नहीं है लाइसोसोम्स पैथोजन को फेस करने के लिए, तो प्लांट ये काम अपने वैक्यूल से लेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा चैप्टर 4 आज ख़त्म हो गया। आप इसे तवज्जो से पढ़ें। ये बायोलॉजी की ए से लेकर जी यही है। इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो पूरे दोनों किताबों में फैले हुए हैं। तो आपको ये चैप्टर शौक़ से पढ़ना चाहिए, तवज्जो से पढ़ना चाहिए। हमारी पीपीटीज़ आपके साथ शेयर हो रही हैं, हमारी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर हो रही है, फिर आपके साथ प्रैक्टिस शीट शेयर होगी, वो एक्सप्लेन होगी,
फिर आपके साथ वीकली टेस्ट शेयर होगी, वो एक्सप्लेन होगी, और उन तमाम बातों के बाद इफ़ देयर आर एनी कंसेप्ट येट लेफ्ट तो हम हाजिर हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपके सवाल लेंगे और आपके जवाब आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।